सो अब एक्सटेंसिव क्वेश्चंस में द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज बायोलॉजी रिलेटेड विद अदर साइंसेस, शो एंड एक्सप्लेन द लिंक। ये चीज़ हमने डिटेल में शुरू में जब क्लासेस पढ़ रहे थे तब हमने डिस्कस की थी कि बायोलॉजी का रिलेशन बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, बाकी फील्ड्स के साथ बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था। वही चीज़ आंसर में लिखनी है। अच्छा, तो अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होता है जिसमें आपसे पूछा जाए, अगर फॉर एग्जांपल यही वाला क्वेश्चन अगर हमने पहले आप बता देंगे कि बायोलॉजी क्या है और बायोलॉजी कैसे डीपली इंटरकनेक्टेड है। जैसे अगर हम आंसर साथ से देखें कि बायोलॉजी इज डीपली इंटरकनेक्टेड विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस मेकिंग इट एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। ठीक है, इस तरह के जो टर्म्स जो बुक में है ना वो अगर आप लिख देंगे तो अच्छी बात है। फिर है अब हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ, डिफरेंट साइंसेस के साथ इसकी कनेक्शन बतानी है ना, तो लेट्स स्टार्ट विद केमिस्ट्री। तो हमने केमिस्ट्री को बोल्ड कर दिया है कुछ भी मतलब ऐसी करके। इट लिंक्स विद केमिस्ट्री थ्रू बायोकेमिस्ट्री, जहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन आप पढ़ते हैं सेल्स का, एंजाइम्स का, हार्मोन्स का, फॉर एक्सप्लेनिंग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। इसमें मतलब हमने डायरेक्टली एक बहुत डिटेल में नहीं जाना, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करनी, बस यही बताना है कि कैसे कोई सब्जेक्ट किसी के साथ लिंक्ड है और उसको क्या कहते हैं। जैसे यहाँ बायोकेमिस्ट्री इज अ फील्ड, एज फिजिक्स का अगर होगा तो बायोफिजिक्स हो जाएगी। तो ये आपने लिखा एंड देन यहाँ पे टेल कि किस क्या इसका मतलब लिंक क्या होता है। सो बायो के फिजिक्स के साथ के इट रिलेट्स टू फिजिक्स थ्रू बायोफिजिक्स as concepts like energy, pressure and motion are vital in understanding blood circulation, nerve impulses and muscle contractions। ठीक है, तो मतलब ज़ाहिर है अगर आपकी हमने बात की थी क्लास में कि नर्व इम्पल्सेस जो होते हैं उसमें जिस तरह से केमिकल वाला फॉर्मूला चला होता है ना कि जो इलेक्ट्रिक कंडक्शंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे लग रहा होता है। नर्व इम्पल्सेस में दैट इज फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जो कि बायो में आ रहा है। और फिर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ये भी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं जो बायोफिजिक्स बन जाते हैं बेसिकली। फिर बायोलॉजी मैथ्स के साथ रिलेटेड है जिसको हम बायोस्टैटिस्टिक्स कहते हैं। दे इट हेल्प्स एनालाइज एक्सपेरिमेंटल डेटा इन प्रेडिक्ट आउटकम्स इन जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी। कहते हैं जैसे जेनेटिक्स की फील्ड है, इकोलॉजी है जिसमें मतलब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जिसको कहते हैं, उसमें अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं तो उनको एनालाइज करना, एनालाइज मीन कि उनको प्रिडिक्ट करना, उनको समझना, उसको समझने का काम होता है। और फिर आप फ्यूचर के आउटकम्स प्रिडिक्ट करते हैं, यानी फ्यूचर में क्या होगा, इन चीज़ों को रिजल्ट्स को देखते हुए वो चीज़ें कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटीड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फिर हम बात करते हैं जियोग्राफी एंड एनवायरमेंटल साइंसेस की। तो जियोग्राफी एंड एनवायरमेंटल साइंसेस में बायो ऐड करती है एज इन लाइक स्टडी इकोसिस्टम्स, क्लाइमेट इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स। फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस से हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। तो वो वाली चीज़ें इसमें आ जाती हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दोबारा और कंप्यूटेशनल biology, helping decode genetic information and understand diseases at the molecular level. Thus, biology doesn't work in isolation, but rather integrates principles. जब आपने आखिर में पूरा कंक्लूड करने की है, अच्छा एक्सटेंसिव आंसर्स में बेहतर ही होता है कि आप अपने आंसर्स कंक्लूड करना आता हो कि कैसे पूरी बातें, मतलब बस रैंडमली डिफरेंट चीज़ें नहीं हो, पूरा एक फ्लो में आंसर्स चल रहे हैं और फिर आखिर में आपने बता दिया कि इसीलिए अगर सारी आपस में मिल रही है तो उसका मतलब कि आइसोलेटेड फील्ड नहीं है बायोलॉजी, वो एक इंटीग्रेटेड और इस तरह की है, मतलब मिल के काम करने की। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है हाउ बायोलॉजी कैन लीड टू करियर ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, फिशरीज, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री। ये वही जो पूरा करियर वाला टेबल बना हुआ था ना आपके पास, ऊपर में दिखाते हैं। teach me prepare now या ये करियर से जो पूरा टेबल है, यही वाली बातें हमें यहाँ पर लिखनी है कि बायोलॉजी जो है वो मेडिसिन और सर्जरी में किस तरह से है कि बायोलॉजिकल स्टडीज ऑफ ह्यूमन एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी करते हैं। फिर फिशरीज का बता दिया कि वो फिश ब्रीडिंग में हेल्प करते हैं, सस्टेनेबिलिटी, अगर एक्वाटिक एनवायरनमेंट इन एक्वाटिक मतलब कि पानी वाला जो एनवायरनमेंट है उसमें कोई डिजीजेस आ गई तो उसको कंट्रोल करना, सब चीज़ों का रहता है। फिर एग्रीकल्चर से या फार्मिंग में क्या है वो है क्या कि प्लांट्स की नॉलेज आती है,
जेनेटिक्स आती है, जिससे आप डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाते हैं। डिजीज रेजिस्टेंट मतलब कि कोई भी अब जो क्रॉप्स होते हैं, ज़ाहिर है वो भी लिविंग चीज़ है ना, वो भी प्लांट्स हैं, सो उनकी भी डिजीजेस हो सकती हैं। वो भी मतलब कुछ टाइम आया कि ऐसा ना हो कि ऐसी बीमारियां चल रही हों जो कि एक तरह की प्लांट्स की क्वालिटी खराब होना शुरू हो जाए, मतलब वो जो है पेस्टिसाइड से रेजिस्ट ना कर पा रहे हैं उस तरह की चीज़, तो वो आपको डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाने में हेल्प करती है, हाई ईल्ड क्रॉप्स। इस तरह की चीज़ें फिर एनिमल हस्बेंड्री होती है, जो कि लाइव स्टॉक कौन से एनिमल्स होते हैं, काउज हो गए, गोट वगैरह, आजकल बकरे ईद वगैरह आए, आप देखे हो शायद, हर जगह रखे होते हैं। और जहाँ पे ये काउज एंड गोट्स वगैरह की ब्रीडिंग हो रही होती है, जहाँ पे ये बड़े लेवल पे रखे होते हैं, उसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो इस काम को आप कर सकते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रैंड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। फिर बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि बायोलॉजिकल टेक्निक्स यूज होती हैं इनोवेशंस के लिए। जैसे कि अगर टेक्नोलॉजी वाली फील्ड में आपने कोई मेडिसिन बनानी है, कोई इन्वायरमेंट में ऐसी कोई चीज़ लानी है, कोई खाना, कोई भी ड्रग, उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी यूज हो जाती है। जैसे कि जैसे मैं आपको भी एग्जांपल इसी की दी थी कि प्रोड्यूसिंग इंसुलिन और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, कि आपको लार्ज स्केल पे अगर इंसुलिन वो बनानी है तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी यूज होती है। फिर हॉर्टिकल्चर है, जिसमें आप गार्डनिंग करते हो, लाइक कैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स को बनाया जाए और किस तरह से इनको उगाए, इसको नहीं आपने सीखा, किचन गार्डन जो लोग कह रहे होते हैं, वो वाली सारी चीज़ें हॉर्टिकल्चर में आ जाती हैं, जिसमें आपकी फार्मिंग की वो रखती हैं स्किल्स। फॉरेस्ट्री आती है, फॉरेस्ट्री में फॉरेस्ट रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना, उनको डिफॉरेस्टेशन प्रिवेंट करना, कैसे ये सब चीज़ें आपको इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है, वो सब चीज़। दिस इज ऑल इन फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो करियर्स वाला ही पूरा क्वेश्चन पूरा टेबल जो है वो अपने यहाँ पे बताना है। सेम व्हाट अदर साइंस इज द कोलैबोरेटिव फील्ड, अगेन वही बात कि साइंस जो है वो कोलैबोरेटिव फील्ड है, वे रिसर्चर, साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स, हर कोई डिफरेंट फील्ड से अपने मिलकर जो मुश्किल प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने पे लगा हुआ होता है। दैट इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। फिर कोई एक बंदा जो है सारी चीज़ें अरेंज नहीं कर रहे वो कर सकता, तो कोलैबोरेशन इज एसेंशियल। ऐसा नहीं होता है कोई कोई इंसान डॉक्टर है तो वही डॉक्टर रिसर्च भी अच्छी कर सकता हो, वही डॉक्टर साइंटिस्ट भी हो, जिसे मैं ला रहा हूँ, आपको नॉलेज होती है, लेकिन ज़ाहिर है सब चीज़ें अलग अलग लोग स्पेशलाइज होते हैं ना, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं कि वही बायोलॉजी के अंदर कितनी सारी फील्ड्स हैं। सो सब हर फील्ड में हर स्पेशलाइज इंसान होता है जो कि मिलकर एक काम अपना लाता है, तो इसके अकेला इंसान तो कुछ नहीं कर सकता, कोलैबोरेशन जरूरी है। जैसे मेडिसिन है तो उसमें बायोलॉजिस्ट आपको चाहिए होंगे, केमिस्ट चाहिए होंगे, फिजिसिस्ट, हर किसी का काम अपना चल रहा होगा, इंजीनियर्स भी हों, कंप्यूटर साइंटिस्ट भी, ताकि सारा जितना डेटा आप गैदर कर रहे हैं वो कंप्यूटर पर डालना, उनको प्रोसेस करना, वो काम कंप्यूटर साइंटिस्ट करता है। ज़रूरी है और सबका साथ मिलके काम करना ज़रूरी है। फिर जैसे अब ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज वगैरह, जैसे हम यहाँ पे अच्छा, इसमें एक्सटेंसिव क्वेश्चंस में इट्स बेटर कि आप एग्जाम्पल के साथ बात करें। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे मिलती है कि ग्लोबल, अच्छा इससे पहले के जो तीनों क्वेश्चन थे उनमें कहीं एग्जाम्पल की बात बन नहीं रही थी, बिकॉज सब में आपने डायरेक्टली अलग अलग चीज़ें दोनों देनी थी कि किस तरह रिलेटेड है डिफरेंट फील्ड से, क्या करियर्स हैं, तो उसमें जैसे इस तरह के जो लॉन्ग आंसर होता है ना, जिसमें एक्सप्लेन लिखा हो, जिन्हें कीवर्ड होगा एक्सप्लेन का, डिफरेंट कीवर्ड्स होता है बेसिकली। जैसे अगर ये एक्सप्लेन लिखा है तो एक्सप्लेन में आप चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और ये बेहतर होता है कि एग्जाम्पल भी देते हैं। ठीक है, जैसे अगर डिस्कस आएगा तो डिस्कस में भी आपने
डिटेल में डिस्कस करना है, एप्लीकेशन बतानी है, सब करना है। लेकिन अगर जैसे इस तरह का वर्ड आए, कोई डिस्क्राइब, आई डोंट नो, यहाँ कभी अभी तक किसी क्वेश्चन में लिखा नहीं है, तो अगर डिस्क्राइब हो तो उसमें आपने बस बेसिक बेसिक चीज़ें बतानी है या उसको जो फिजिकल फीचर्स में वही बताना है। ठीक है? तो हाँ, खैर फिर क्लाइमेट चेंज की पर बात की, तो क्लाइमेट चेंज में पैंडेमिक्स, कैंसर रिसर्च है, इन सब में आपको इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एक कोलैबोरेटिव फील्ड की ज़रूरत होती है कि सब मिलके काम करें, राइट? कोलैबोरेटिव साइंस, तो उसमें पीयर रिव्यू होगा, एक्यूरेसी देखी जाएगी फाइंडिंग्स की, डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स आएंगे, कंबाइन डिफरेंट एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज, साइंटिस्ट कैन इनोवेट फास्टर, टेस्ट हाइपोथेसिस मोर थॉरोली एंड डेवलप सॉल्यूशंस दैट आर प्रैक्टिकल एंड सस्टेनेबल। सही है? तो उसमें एक बात हमने की कि अगर ज़्यादा सब मिलके काम करेंगे तो आप ज़्यादा जल्दी क्वेश्चंस भी, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ज़्यादा जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उनको टेस्ट हाइपोथेसिस जल्दी टेस्ट कर पाएंगे और फिर उसके सॉल्यूशंस डेवलप करना स्टार्ट कर सकेंगे। ठीक है? तो भले आप लेबोरेटरीज में हो, यूनिवर्सिटीज में हो, कहीं नहीं हो, सो चीज़ें टीम वर्क के साथ और एक कोलैबोरेशन के साथ मेनली की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज बायोलॉजी इंपॉर्टेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, गिव रीजंस। अच्छा, अब गिव रीजंस बोला है, सो यू हैव टू गिव रीजंस अलग अलग, जैसे यहाँ पर भी हम आंसर पढ़ेंगे तो उसमें रीजंस किए हैं। फिर biology plays a crucial role in ensuring the welfare of human beings because it helps us understand how our bodies work, how to prevent and treat diseases, and how to live healthier lives. ठीक है? आपने बता दिया क्यों इम्पोर्टेंट है। अब रीजंस क्या है हमारे पास? It provides the foundation for advancements in medicine, pharmacology, public health, leading to vaccines, antibiotics and life-saving surgeries. इन सब कामों के लिए बायोलॉजी जरूरी है। ज़ाहिर है, अगर आपने मेडिसिन पढ़ी होगी, आप फार्माकोलॉजी यानी फार्माकोलॉजी वगैरह जिसमें आप ड्रग्स बनाते हैं, वो वाली चीज़ें पढ़ी हों, पब्लिक हेल्थ वगैरह, तो वैक्सीन बनाना, एंटीबायोटिक्स बनाना, सर्जरीज करना, ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाते हैं, एक आप अच्छी एडवांस्ड साइंस की फील्ड में रह रहे हो। Then comes biology also contributes to food security through improved agricultural practices and genetically modified crops. फिर sanitation और hygiene की ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आपको पता है कि डिजीजेस से बचना है, और डिजीजेस पैथोजेंस या जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं, ये जर्म्स की फॉर्म में हर जगह होते हैं। सो आप ज़्यादा बेहतर हाइजीन रखोगे, आप ज़्यादा सैनिटेशन रखेंगे। ऐसे ही आपको कोविड के बाद पता चला था कि अच्छा, अगर आप खांसते हैं, छींकते हैं, तो वो जर्म्स आपके हाथों पे रहते हैं और उससे फैल सकता है। तो ये चीज़ पहले भी ज़्यादातर फ्लू वगैरह इसलिए फैलते थे। लेकिन कोविड बिकॉज़ एक ऐसा पैंडेमिक आया था, तो हर किसी को बात पता चली, डब्ल्यूएचओ के आप रूल्स पढ़ रहे थे, इतनी चीज़ें कर रहे थे, तो सैनिटाइज़र की आदत हो गई। अब ज़्यादातर लोग जो भी घर से बाहर निकलते हैं, उनके पास सैनिटाइज़र होता है अपनी गाड़ी में या बैग में कहीं पर। तो एक इस तरह इन चीज़ों की अब ज़्यादा अब केयरफुल हो गए हैं पोस्ट कोविड। या ऐसे मास्क पहनकर अगर किसी मिट्टी की जगह, किसी ऐसी ओवर क्राउडेड जगह जाना है, तो लोग ने पहले रहता था कि मास्क सिर्फ डॉक्टर्स ही पहनते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन अब बिकॉज़ ऑफ लाइक कोविड और उसके बाद बिकॉज़ मास्क पहनना इतना नॉर्म हो गया, नाउ सब बहुत बच्चे भी स्कूल जाते हुए अब हर चीज़ में मास्क पहनना, और सेकेंडली सैनिटेशन एंड हाइजीन बेसिकली बिकेम इम्प्रूव हो गई, और सब काफ़ी चीज़ें इस तरह डिजीजेस का भी स्प्रेड कम होता है, प्रिवेंट्स दैट। फिर एनवायरमेंटल बायोलॉजी की बात आती है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी इट हेल्प्स अस कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, मैनेज वेस्ट रिस्पॉन्सिबली, और ये सब चीज़ें करना। फिर बायोलॉजी जो है बेसिकली इट इक्विप्स अस विद द नॉलेज एंड टूल्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। सो ओके, देन now question number 5. Give at least 10 examples of farming of animals which can improve economy of Pakistan. Describe the describe यहाँ पर आया ना, describe the products and benefits of each example as well. Okay, so अब मैं इसमें बेसिकली बताना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स क्या होती है। ठीक है? तब ये मैंने यहाँ पर 10 लिखी हैं। तो कैटल फार्मिंग होती है जिसमें आपको गाय, बेसिकली आप गाय बकरे वगैरह को पाल लो और मेनली लाइक काउस को पालकर, जिसमें कैटल होती है, तो उनसे मिल्क निकालना, मीट, लेदर बनाना, और सब चीज़ें ये सब करना है। फिर क्या कहा है, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या हैं? आपके पास यही मिल्क, मीट, लेदर वगैरह हो गई। और फिर से क्या फ़ायदा होता है, बेनिफिट्स ऑफ ईच एग्जाम्पल एज वेल टू सपोर्ट डेयरी इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट्स। ठीक है? ये मैंने इस तरह पॉइंट्स में लिखा है, आप लोग चाहो तो पॉइंट्स में लिखो, नहीं तो पैराग्राफ फॉर्म भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है? सो आई थॉट के पॉइंट्स में याद रखना ज़्यादा ईजी होता है, उसकी वजह से। फिर आता है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री होती है ना, एग्स, चिकन, इन सब चीज़ों को इनकी प्रोडक्शन करना, उनको रखना, दैट इज पोल्ट्री फार्मिंग। तो सब एग्स और चिकन से आते हैं, जॉब्स और नीड्स, प्रोटीन नीड्स वगैरह से। फिर गोट फार्मिंग हो गई, गिव्स मीट एंड मिल्क सूटेबल फॉर रूरल एरियाज। शीप फार्मिंग वुल एंड मीट की होती है। अच्छा, वुल जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वुल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साथ में वुलन स्वेटर्स और इस चीज़ें होती हैं, तो वुल का ये काम होता है, एंड वुल पाकिस्तान बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट करता है।
फिर फिश फार्मिंग, फ्रेश फिश निकलती है, प्रोड्यूस करते हैं, बूस्ट फूड सप्लाई, रिड्यूसेस ओवर फिशिंग। कैमल फार्मिंग जो होती है इसमें मिल्क और मीट मिलता है। कैमल्स जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है, पहले ज़माने में ट्रांसपोर्टेशन होती ही कैमल से थी। फिर बी कीपिंग होती है जिसमें हनी, बीज वैक्स, पॉलिनेशन और सब चीज़ें ये बचाता है। फिर डक फार्मिंग होती है जिसमें एग्स, इसकी भी एग और मीट मिलता है, राइस फील्ड्स के अंदर फार्म करते हैं। फिर रैबिट फार्मिंग, लीन एंड मीट एंड फर, हेल्थ एक्सपोर्ट पोटेंशियल। सिल्क वर्म फार्मिंग, सिल्क वर्म से बेसिकली सिल्क बनता है जो कि टेक्सटाइल और क्लोथिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह का एक्सपोर्ट वाला इन्वायरमेंट है। ठीक है, इन सारी चीजें आप लोग भी पढ़ के याद कर सके। देन क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों के पास उसमें अभी ग्रेड टेस्ट में भी सिमिलर कुछ आया था। सो बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है कि सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लाइफ के प्रोसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब स्टार्ट कहाँ से होता है? ऑब्जर्वेशन से, जिसमें आपने कोई नेचुरल इवेंट या फिनोमेना को नोटिस किया और फिर उसके बाद हाइपोथेसिस बनाया। हाइपोथेसिस क्या होती है? टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन होती है। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स किए अंडर कंट्रोल कंडीशंस, फिर रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स को रिकॉर्ड और एनालाइज किया, कंक्लूजन बनाया एंड अगर वो चीज़ सपोर्ट कर दी, सपोर्ट या रिजेक्ट किया आपके कंक्लूजन ने बेसिकली हाइपोथेसिस को। अगर रिजल्ट्स थे कंसिस्टेंट तो थ्योरी बन जाती है, थ्योरी या लॉ बन जाएगा। बस यही सब होता है। ठीक है, दिस इज द बायोलॉजिकल मेथड बेसिकली। फिर हाउ बायोलॉजिकल मेथड इज अप्लाइड टू फाइंड द कॉज ऑफ मलेरिया। अच्छा, अब ये कॉज ऑफ मलेरिया वाली चीज़ हमने यही पूरा डिस्कस ऊपर भी किया था, ये नोट्स में भी लिखा है और ये अब मैं आंसर में भी लिख के थोड़ा सा बता दिया। ठीक, क्या होता है? द बायोलॉजिकल मेथड वाज क्रूशियल इन डिस्कवरिंग द कॉज ऑफ मलेरिया। Scientists observed patterns of disease of certain regions and suspected mosquitoes played a role. Basically हुआ क्या था कि साइंटिस्ट ने देखा कि अच्छा कई डिजीजेस कुछ पैटर्न से हो रही हैं कि मतलब बुखार होता है, ये एक तरह का हेडेक होता है, आपको डिजी फील हो रहा होता है, और उसके बाद उन्होंने देखा कि उस एरियाज में मॉस्किटोज बहुत होते हैं। मॉस्किटोज का कोई रोल तो है। फिर रोनाल्ड रॉस ने इसमें बायोलॉजिकल मेथड यूज किया, उन्होंने ऑब्जर्वेशंस बनाई, हाइपोथेसिस दिया कि मॉस्किटोज हैं जो ट्रांसमिट करते हैं मलेरिया। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, बर्ड्स जो इन्फेक्टेड थे मलेरिया से और जो बर्ड्स हेल्दी थी, देखने के लिए क्या जो डिजीज है वो फैलती है या नहीं फैलती ना। तो इस तरह देखा कि जब when they found that mosquitoes bit these birds and then bit healthy ones, the disease spread. His data confirmed the presence of the malaria parasite in the mosquito's body. From these observations and experiments, it was concluded that malaria is caused by a parasite called Plasmodium, which is transmitted by the female Anopheles mosquito. ठीक है, ये सारा हो गया। तो इससे पता चल गया कि अच्छा हाँ ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है। अब इससे क्योंकि ये अपने कॉज मलेरिया का पता चल गया तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था, बहुत बड़ी डिस्कवरी थी फील्ड ऑफ साइंस के अंदर, बायोलॉजी के फील्ड में, क्योंकि इसकी वजह से आपने इतने मेजर बीमारी से बच सकते थे, प्रिवेंट करना पता चल गया था कैसे किससे प्रिवेंट करें। क्या चीज़ देखी है कि डॉक्टर्स के अगर पेशेंट के अंदर प्लास्मोडियम है तो मलेरिया है, नहीं तो बाकी कोई मसला नहीं है। इस तरह की चीज़ें ये आंसर था। ठीक है, फिर एक्सप्लेन द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड टू अंडरस्टैंड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। इसमें अगेन एक्सप्लेन लिखा है तो बस अब हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अब इन्होंने कहा है कि एक्सप्लेन करें टू अंडरस्टैंड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मलेरिया का स्प्रेड को बचाने के लिए आपने एक को बनाना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? तो बायोलॉजिकल मेथड से आपको तो पता चल गया कि मलेरिया कैसे स्प्रेड होता है, लेकिन अब डिफरेंट ऑब्जर्व करेंगे। आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट मलेरिया आउटब्रेक्स आर कॉमन इन एरियाज विद स्टेगनेंट वाटर एंड मॉस्किटोज, साइंटिस्ट प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट मॉस्किटोज माइट बी द वेक्टर। क्योंकि ज़ाहिर उन्होंने देखा कि जहाँ पर इस तरह मतलब पानी खड़ा हुआ था, अलग से जो गंदा पानी होता है जहाँ रुका होता है, वहाँ पे मॉस्किटोज आ रहे हैं और वहाँ से मलेरिया फैल रहा है। तो उन्होंने यह हाइपोथेसिस दी कि इसका मतलब कि मॉस्किटोज जो हैं वो वेक्टर हैं, यानी वो नहीं फैला रहे, वो उनके अंदर वो वो है प्लास्मोडियम है, उस तरह की चीज़ है जिसकी वजह से फैल रहा है। ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए गए टू टेस्ट वेदर द मॉस्किटो bite transferred and something infectious. Ronald Ross research involved dissecting mosquitoes and examining their organs, where he found the malarial parasite Plasmodium. Through controlled experiments with birds and mosquitoes and careful data collection, he proved that malaria spreads through the bite of an infected female Anopheles mosquito. ठीक है, यहाँ को पता चल गया कि अच्छा हाँ ये बाइट जब करता है तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो तो मलेरिया फैलता है। कंक्लूजन क्या हुआ कि कंट्रोल स्ट्रेटजीज लाइक मॉस्किटो नेट्स आप लगाएं, इंसेक्ट रिपेलेंट्स, एलिमिनेटिंग ब्रीडिंग ग्राउंड्स वगैरह इस तरह की चीज़ें ये आप एलिमिनेट करें, लाइकवाइज प्रिवेंशन की चीज़ें आ गई। फिर एंटायर प्रोसेस रिफ्लेक्ट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इन साइंटिफिक डिस्कवरी। बस यही बात। ठीक है।